हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सीए फाइनल पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। इसमें हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कुछ छोटे छोटे इंडेक्स जिनकी हम चार्ट फॉर्म में समरी वीडियोस यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। समरी वीडियोस हैं, थोड़ा इन डेप्थ ही रहेगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो हमने तैयारी की है उसके अनुसार। आपको वीडियो कैसी लगती है, कितना समझ आता है, और आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज़ मुझे रिप्लाई दें ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए मेहनत करके और अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत है इंड S02 जिसका नाम है इन्वेंट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके मीनिंग की। तो इसका मीनिंग क्या है, रो इन्वेंट्री हमारे पास मूलतः 3 प्रकार की होंगी। एक तो रॉ मटेरियल जो हमारा रहता है जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, एक WIP और एक फिनिश्ड गुड्स। तो हम किसको क्या क्या बोलते हैं ये हम एक बार इसको देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल यानी कि वो मटेरियल या सप्लाईज, कोई भी मटेरियल सप्लाई जो हमने रखी हुई है किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। और हम कंज्यूम उसको क्यों कब करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में करेंगे, ताकि हम अपनी गुड्स या सर्विसेज का फाइनल प्रोडक्ट बना पाएँ। तो उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। और इसकी जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट पर हम करते हैं, और कोई इसका सेकंड वैल्यूएशन नॉर्मली नहीं होता। जब ये प्रोसेस में होती है, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस करना है किस लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। प्रोसेस में किया तो यानी कि जो प्रोसेस है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। सेल की बात करेंगे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उस तक बनाने की जो प्रोडक्शन है उसको हम कहेंगे WIP। और एक होता है हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जो रखे हुए हैं हमारे ऑर्डिनरी कोर्स के सेल के लिए, वो उस जो गुड्स हमारे पास रखी हुई हैं सेल के लिए, उसको बनाने की जो प्रोसेस हो रही है, अगर हम प्रोडक्शन भी करते हैं तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे इन्वेंट्री में आते हैं। और उस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, कोई भी सप्लाई हम परचेज करते हैं, तो वो भी जो है रॉ मटेरियल के अंडर ही आती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इन्वेंट्री एस इंडेस सॉरी जो कि इन्वेंट्री के इंडेस 02 में नहीं आते। वो कौन कौन से हैं आपके, वो हैं यहाँ पे जो नाम लिखे एग्जाम्पल्स के तौर पर। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसका अलग से पूरा इंडेस है। बायोलॉजिकल एसेट्स ये अलग इंडेस से कवर है। इन्वेस्टमेंट हेल्थ फॉर सेल है, इसका भी अलग से पूरा इंडेस बनाया हुआ है कि बड़े टॉपिक्स है, इन्वेंट्री में काउंट नहीं होते। और लाइफ स्टॉक जो आपका इसमें वो आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ होंगे जिसके अलग अलग अगर इंडेस बने हुए तो वो यहाँ पे यूज में नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यूएशन की। जैसे आपने देखा कि फिनिश गुड्स हैं या WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इनका क्या होगा, वैल्यूएशन कैसे होती है, या तो कॉस्ट या उनकी NRV मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट यहाँ पर नेट लिखना रहता है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि जो आप जब उसको सेल करेंगे तो आपके पास नेट अमाउंट जो आपके एंड में लास्ट में आपके कमीशन वगैरह काट कर कितना बचता है, सेल कमीशन वगैरह काट कर जैसे कि, तो उसकी NRV आपको नेट रिलाइज कितना कर लेते हैं, उसके बाद आप कितने में उसको इनकैश करा पाएंगे उस प्रोडक्ट को। इन दोनों में से जो भी क्या हो, लोअर हो, इन दोनों में जो भी कम होगा उसको हम क्या ले लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन मान लेते हैं। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके रिप्लेसमेंट प्राइस पर भी हमें लेना पड़ता है। वो कब लेना पड़ता है, जो कि जब लेते हैं सिर्फ एक केस में जब हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है जिसके अंदर रॉ मटेरियल और सप्लाईज लगने हैं, यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाईज से हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं ये क्या हो रहा है, ये जो सोल्ड होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस से भी, यानी कि जितने का हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं, लेकिन जो फिनिश गुड्स बन जाएगा वो उसके कॉस्ट से भी कम में बिकेगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का, उस रॉ मटेरियल सप्लाई का जो हमें रिप्लेसमेंट प्राइस दिया होता है, हम उसके ऊपर इसकी जो वैल्यूएशन करते हैं कि अगर हम आज हम इसको रिप्लेस करें तो हमें कितना खर्चा आएगा। उसमें हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट प्राइस इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि अब इसकी कॉस्ट जो हमने किया कि कॉस्ट होगी या NRV होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, कि कॉस्ट हम कैसे कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट टेक्निक्स। तो कॉस्ट टेक्निक्स में सब 3 है मेजरली हमारे पास। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेकंड रिटेल प्राइस टेक्निक, और थर्ड है एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक, यानी कि एक्चुअल में आपका कितना खर्चा हुआ वो। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहते हैं, जो कि कॉस्ट डिपार्टमेंट आपके जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं सब, वो जो आप एस्टिमेट करके देते हैं वो होता है कॉस्ट डिपार्टमेंट ने लिया। ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली हम यूज़ करते थे प्रोडक्ट जो है, यूज़ कब करेंगे इसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक को, जब क्या होगा, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्ड इन नेचर। जो प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्ड हो, एक तरह से हो सब के सब, कुछ में मेजरली कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो अनुमान लगाया गया था और जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो कि कॉस्ट लगा उसमें भी कोई खास डिफरेंस, सब्सटेंशियल डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक को लगा के जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट था
कॉस्ट टेक्निक्स का। कॉस्ट अकाउंटेंट ने, कॉस्ट डिपार्टमेंट ने जो बताया था, हम उसको ही हमारा फाइनल कॉस्ट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, डीम्ड कॉस्ट उसको मान लेते हैं, फिर हम उसको ही कॉस्ट मानकर चल पड़ते हैं। सेकंड जो इसमें टेक्निक आती है वो आती है आपकी रिटेल कॉस्ट टेक्निक। इसमें कहते हैं कि जो आपका सेल प्राइस है उसमें से आप अपना मार्जिन हटा दीजिए। तो मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट है, वो आपने वो 1,000 का बेचा है और आपका मार्जिन उसमें 10% रहता है, यानी कि 100 रुपये हो गए यहाँ पे 10%, तो आपके जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 900 आपका जो है वो कॉस्ट आ जाएगा। ये कब अप्लाई करना होता है, जब आपके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और आप प्रोडक्ट सिमिलर है। दो चीज़ें इसमें क्या है कि आपके पास वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कोई पेन है, पेंसिल है, कई बार चॉकलेट्स हो गई, या ऐसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ आपके पास, पिन्स आते हैं, जैसे पेपर पिन्स आती है, ऑयल पिन्स आती हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज होती है, उनका प्रोडक्ट सिमिलर होता है। हम क्या करते हैं, जो भी सेल और मार्जिन को हम लेसेस में कर लेते हैं। तो उसके बाद आता है साथ में ऐसा है, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि मार्जिन रेशियो वो कांस्टेंट हो, कि जो तीन चीज़ें हो गई अब इसमें देखा जाए तो, सबसे पहले लार्ज वॉल्यूम, सिमिलर प्रोडक्ट और मार्जिन कांस्टेंट हो। जब ये तीनों चीज़ें, तो हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि सेल में से मार्जिन कॉस्ट को हटाएं, यानी कि रिटेल प्राइस टेक्निक को लगाकर हम कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड आती है जी आपकी एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक। एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक में क्या होता है, ये कब लगेगी, सबसे पहले तो जब पहली दो ना लगे, यानी कि स्टैंडर्ड और रिटेल वाली नहीं लग रही हैं, जब ये दो नहीं लगी तो ये लगाएंगे। तो इसमें कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, एक्चुअली आपका क्या क्या कॉस्ट आपने इंकर किया है उसको आप यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, मेजर करेंगे, उसके अनुसार हम फाइनल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स या WIP वैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं मटेरियल कॉस्ट, कि आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी क्या आई, परचेज प्राइस वगैरह क्या आया, इसका भी हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट के लिए क्या क्या काउंट करते हैं, उसको हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो क्या क्या है। आपकी लेबर लगी होगी, वो आपके कुछ फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड्स लगे होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आपको वो दोनों काउंट करने हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसके बाद एक चीज़ आती है कोई भी अदर कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अंदर कैसे क्या है, कॉस्ट इंकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन, यानी कि आपके पास इसमें नॉर्मली ऐसे फैक्ट्री से गोडाउन लेके आने का, आपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन के गोडाउन तक लेके आने का खर्चा, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इंक्लूड आप क्या क्या नहीं करेंगे, जैसे कि सेलिंग टाइप के एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस के कोई एक्सपेंसेस आपने फाइनेंशियली आपने गोडाउन रेंट पे लिया, इस टाइप का कोई है, या आपकी कोई वारंटी आपने दे रहे हैं सेल के बाद की, तो इस टाइप के आप कोई भी, या फिर आपने क्रेडिट पे सेल किया है, आप इस टाइप के कोई भी आपके जो एक्सपेंस है वो इंक्लूड इनमें नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट पे परचेज किया, उसके ऊपर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया, जो आपने उधार पे मान लिया उसके लिए, तो आप फाइनेंस कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो इन तीनों को मिला के आपका ये टोटल आ जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें से कुछ लेस करेंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते हुए कुछ स्क्रैप रहा, तो उसको उसको आपने सेल कर दिया, उसका जो भी अमाउंट है उसको आप यहाँ पे क्या कर दो, लेस कर दो। उसके बाद आप लेस करेंगे NRV ऑफ द बाय प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनाए P1 P2, जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं या फिर सिंगल भी बनता है, तो अभी उसमें कहीं ना कई बार कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट आपका बन जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, आप जितने भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उनको घटाकर, आफ्टर डिडक्टिंग एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट बिफोर द सेल, प्रॉफिट। मान लीजिए आपका जो ये सेल होता है बाय प्रोडक्ट, वो आपका सेल हो जाता है 1,000 रुपीज़ में। तो आपने मान लीजिए आपने वो सेल कर दिया है 1,000 रुपीज़ में, इसमें आपका जो कॉस्ट है, जो यहाँ से बाय प्रोडक्ट बन गया एक बार जब प्रोडक्शन की, उसके बाद आपने इसके ऊपर कुछ पैकेजिंग वगैरह की, आपने पैकेजिंग वगैरह की थी 100 की, आप वो हटा दीजिए, तो बचता कितना आपका 900, तो आप 900 जो है यहाँ से लेस कर देंगे। इसके अंदर आपका मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट मार्जिन में आपने बेचा, मान लीजिए आपका जो बाय प्रोडक्ट बनने की कॉस्ट 800 आई थी, तो 100 रुपये ऑलरेडी इसके अंदर आपका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन आपको उसको एलिमिनेट नहीं करना, हमने यहाँ से 900 रुपये ही लेस करनी है। तो एक बात तो हो गई आपकी बाय प्रोडक्ट्स को लेकर। अब हम आगे चलते हैं, ये आपका आ गया बैलेंस कॉस्ट, इसको हम क्या है, कॉस्ट मान लेंगे। और जो कॉस्ट हम मानेंगे इसको हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को एलोकेट करेंगे हम जॉइंट प्रोडक्ट्स में इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। JP1 मान लीजिए इसकी सेल वैल्यू 100 है, इसकी 200 है, मान लीजिए 10 और 20 है, तो इसको 1:2 या 10:20 में आप जो है बाइफरकेट कर देंगे टोटल कॉस्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपकी कॉस्ट आई, मान लीजिए JP हम जो किसी भी एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसकी कोई कॉस्ट आई, उसके नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड कर देंगे, या आपकी कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड किया, तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो ये आपका हो गया कि आपकी 3 कॉस्ट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा
इरेज भी करते चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें से सबसे मेन जो आपका बनता है वो है एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक। जो बाकी तो मार्जिन हो रही है, नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं। जब हमने एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक की बात की तो इसमें मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट आए। तब आज तो हम शुरू करते हैं अब मटेरियल कॉस्ट से, कि मटेरियल कॉस्ट हम किसको कहेंगे, क्या कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये आ गया जी हमारा सेकंड पेज पर मटेरियल कॉस्ट हमारे यहाँ से अब शुरू हो जाता है। तो इसके सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स की, कि मटेरियल कॉस्ट निकालने के दो मेथड है। सबसे पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सेकंड इज जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक यानी कि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट ए है और इसके लिए इन्वेंट्री जो आपका रॉ मटेरियल बी ही लगता है, तो आपका क्या आ गया, ये होगा स्पेसिफिक। लेकिन एक आपका रॉ मटेरियल सी है जिसको आप ए के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप डी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी अदर के लिए अदर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको ये क्या आ जाएगा कि ये जो आपका जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज हो रहा है। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि मटेरियल अगर कब कौन सा मेथड लगेगा उसकी बात करें। अगर मटेरियल इंटरचार्जेबल, जैसे कि अलग अलग उसमें लग सकता है किसी में भी, तो आप जीआईएम यूज़ करेंगे। जब भी आप जीआईएम यूज़ करेंगे तो आप इसको जितने भी लोकेशन पर स्टॉक हर एक के लिए करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि लोकेशन ए पे 1 पे हम कुछ और यूज़ करें, लोकेशन 2 पे यूज़ करें। दोनों पे ही आपको जो है जीआईएम यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी आपके पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये बात करता है जी कॉस्ट फार्मूला की। इसका कॉस्ट फार्मूला क्या रहेगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट फार्मूला। कैलकुलेटिंग प्राइस ऑफ अंडर जीआईएम कौन सा, आप फीफो भी लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज, या फिर कोई भी अच्छा सा सुटेबल बेसिस आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडिया में वर्णन जहाँ तक मैंने पढ़ा है नहीं किया हुआ है। उसके बाद आता है जी आप इसको कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे, मेथड्स आगे आप इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका परचेज प्राइस ले लीजिए और उसमें से क्या लेस कर दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट। कोई भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, आई थिंक आपको ट्रेड डिस्काउंट पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप वो ले लें। उसके बाद आप वो टैक्सेस ले लें जिनका आपके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास जीएसटी है, आपने जीएसटी पे किया है इसके ऊपर, और इसका अगर आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, आप आईटीसी ले सकते हैं, तो फिर वो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं तो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं अदर कॉस्ट की। अदर कॉस्ट में क्या आता है जी, तो अदर कॉस्ट की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर ये लेते हैं आपके कोई भी डायरेक्टली ऑन मटेरियल, लाइक कोई भी आपका कॉस्ट हुआ है इनका डायरेक्टली ऑन द मटेरियल। जैसे कि कोई आपने फ्रेटिंग का है, इंश्योरेंस आपने उसका कराया है, आप कोई हैंडलिंग कॉस्ट है, आप उतारने चढ़ाने का कोई है, कमीशन ऑन परचेज आपने कोई ब्रोकर बीच में लिया, यूज़ किया था, जिसकी आपने सर्विसेज ली थी कि ताकि आप जो है परचेज कर पाएंगे अच्छे से, उसका कोई कमीशन है, कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज है जो आपको रिफंड नहीं हो रही हैं, तो आप उसको इंक्लूड करें, उसको भी ऐड करें, आपका टोटल जो है मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मटेरियल कॉस्ट की चर्चा समाप्त होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं इसके बाद हमारे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट, इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लेबर का और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, जो कि फिक्स्ड वेरिएबल दो प्रकार के हो सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के तीन हिस्से, डायरेक्ट लेबर। इसके अंदर सबसे पहले आपका क्या आता है कि जितने भी आपकी कॉस्ट हुई डायरेक्ट लेबर, उसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। उसमें क्या हो जाएगा, आपका लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाएगी। ऐसे जो आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, उसकी आपके पास टोटल अमाउंट है वेरिएबल्स की, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है उससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन अब समस्या आपकी थोड़ी सी जो हाँ ध्यान देना है वो कहाँ है, फिक्स्ड ओवरहेड पे। जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इसमें क्या रहता है कि आपके पास जितना भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये तो होगा ही होगा, चाहे आप एक यूनिट बनाए, जितनी नॉर्मली बन सकती है उतनी बनाए या ना बनाए। तो इसमें क्या हुआ कि आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, आपके पास दो चीज़ें हैं नीचे डिवाइड करने के लिए। एक तो आपकी जो भी नॉर्मल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आप कर सकते थे, जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी थी वो, या फिर जो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई वो, उनका जो भी हायर होगा वो लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी नॉर्मल हुई 500, नॉर्मल थी आपकी मान लीजिए 600, आपकी एक्चुअल प्रोड्यूस्ड जो हुई हैं वो हो गई हैं आपकी 800। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 800 से। लेकिन अगर यही उल्टा है, नॉर्मल तो आपकी वही 600 है, लेकिन अगर एक्चुअल रह जाती है 500, तो आप किससे करेंगे, 600 से, जो भी हायर होगा उससे। इसमें कोविड का कोई इफेक्ट नहीं है, कोविड की वजह से कम हुआ है, कोई मतलब नहीं, कोई स्पेशल एग्जाम्पन्स आपको नहीं दी हुई हैं, नॉर्मली आपको देखना है।
तो कोविड का कुछ भी कहा होगा, कोविड को आप इग्नोर करते हुए चलेंगे। नॉर्मल कितनी और एक्चुअल कितनी, सिर्फ दो ही बातें आपको ध्यान देनी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट। ये कैसे है, अब हम देखें जैसे फिक्स्ड ओवरहेड मान लीजिए आपका 60,000 था, आपका फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 है। मैं हाँ लिखूँ यहाँ पे लिखूँ, आपका फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 है, 1 2 ठीक है। नॉर्मल और ये विच एवरेज हाइयर, तो कौन सी आ गई 600, तो आप इसको भूल जाएं, 500 हम नहीं लेंगे, और ये कितना आ जाएगा आपका 100। आपका रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट क्या आ गया आपका 100 रुपीज़। फिर ये क्या कहते हैं कि अगर ये अनअब्जॉर्ब्ड रहेगी, यानी कि जो हमारे सेकंड वाले केस मैंने यहाँ पे लिया कि आपकी अनअब्जॉर्ब्ड रहेगी, 600 कर सकते थे, 500 ही की, तो इसको आप पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बना सकते। इसको आप क्या करेंगे, P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। और P&L में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जितनी आपकी यूनिट कम हुई वो, यानी कि आपकी कितनी यूनिट कम हुई थी, आपने बनानी कितनी थी 600, बनाई कितनी 500, तो कितनी कम बनी 100। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, वो कितना आया था हमारा 100, वो भी हमारा 100 ही यहाँ पर आ रहा था, तो कितना हो जाएगा 10,000। ये आप कहाँ डाल देंगे P&L में, बाकी आपके जो है किस में चला जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। तो आपकी स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स आप लेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास 500 है, उसमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपकी टोटल आ जाएगी। यूनिट्स लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट लेंगे, उसके अंदर आपका ये आ जाएगा। और ऐसे ही नंबर ऑफ यूनिट इंटू फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट लेंगे, वो आ जाएगा। इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपकी जो है कॉस्ट ऑफ स्टॉक हेल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी। और ये किस चीज़ की आएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर द मटेरियल हेल्ड इन द स्टॉक, आपके जो है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये यूनिट्स जो आपकी कौन सी हैं, जो कि स्टॉक में हेल्ड है, स्टॉक हेल्ड इन बैलेंस शीट, जो आपको बैलेंस शीट में स्टॉक है उसके ऊपर। उसके बाद आता है जी आपका NRV, कॉस्ट और NRV विच एवरेज, जो लोअर हमें लेना होता है, तो उसमें अब NRV क्या है। NRV लेने के लिए हम क्या, तीन चीज़ें इसमें मेनली हम देखेंगे। सबसे पहली आपका जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो है आपका वो क्या है, आप कितने में नॉर्मली बेचते हैं आफ्टर रिबेट और डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड। आप नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट, जो नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं उसको हटा दें, तो उसके बाद आपका कितना बचता है वो, कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्शन पेंडिंग है तो उसमें उसके लिए कितने कॉस्ट अभी और आपकी लगनी है वो। और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे आपका कोई पैकेजिंग का है, कोई और ट्रांसफ़र है, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट करना है कहीं पे कंपलसरी आपके उसमें है, तो वो सब इसके अंदर आपका आ जाता है। तो वो सब हटाकर आपके पास क्या बचती है, NRV, यानी कि नेट आपको रियलाइज़ कितना होता है उस प्रोडक्ट को सेल ऑफ करके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि NRV किस दिन की लेनी है आपको, कि जैसे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो किस दिन का लेना है। आपका अलग अलग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे टीचर ने जो मुझे एग्जांपल दिया था, अगर मैं वही दूँ कि एक ब्लैंकेट है, अगर आप 31 मार्च को उसकी NRV देखें तो जून में उसकी NRV कुछ और होगी। एक ब्लैंकेट आपके पास है यहाँ पर, उसकी NRV जो है जून में कुछ और होगी, मई सितंबर में कुछ और होगी, यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल मई में कुछ और होगी, उसके बाद यहाँ पे दिसंबर में उसकी NRV वापस से बढ़ सकती है। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये कोई भी ले सकते हैं। आपको पता है कि आगे NRV कुछ और रहने वाली है, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन वो कहाँ तक रहेगी, अप्रूवल से पहले पहले आप उसको चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अप्रूवल होने के बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते कि अप्रूवल के बाद आपको पता चले NRV चेंज होगी। अभी यहाँ पे इसके बारे में नहीं बात की गई है। नोट टू इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग, ये जो है इंड एस 10 के बाद यहाँ पे थोड़ी सी आती है। जब आप इंड एस 10 आपने पढ़ा होगा तो आपने चीज़ देखी होगी, वो क्या है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट रिक्वायर्स, वो क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट करता है वैल्यूज़ में रिपोर्टिंग डेट को, अगर वो एडजस्टिंग इन नेचर है तो। जैसे कि हमें पता था बैलेंस शीट की डेट पे कि डिक्लाइन होगा स्टॉक वैल्यू, और वो डिक्लाइन हो गई, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे एज पर इंड एस 10। इंडेक्स 2 नहीं कहता, इंडेक्स 10 कहता है। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, NRV फिर भी डाउन हो गई, तो हम इसको एडजस्ट नहीं करके चलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट नोट कहता है जी लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरवी कंसिडर इट आइटम ऑन आइटम बेसिस नोट बाय द ग्लोबल बेसिस। एक आइटम वाइज आप देखेंगे आइटम ए में कितना था, बी में कितना था, सी में कितना था। मान लीजिए थोड़ी सी डैमेज थी तो इसका हो सकता है कि आपको एनआरवी लोअर आ जाए तो उस पर लेना पड़े, बाकी में कॉस्ट जो है वो लोअर हो। उसके बाद आता है जी नोट क्रमांक 4। वो कहता है डिक्लाइन रिकॉर्डेड कैन बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर अप टू कॉस्ट। मान लीजिए यहाँ पे जो आपकी डिक्लाइन हुई लेकिन हम प्रोडक्ट बाद में ठीक हो गया, एनआरवी चेंज हो गई, तो वो क्या हो गया कि जैसे एक बैलेंस शीट डेट को कॉस्ट एनआरवी ये हो गई 31 मार्च मान लीजिए 2017 की, और ये 2018 की बैलेंस शीट। कॉस्ट यहाँ पे हमारी थी 100, तो कॉस्ट तो अभी भी जो है वो 100 ही रहेगी। एनआरवी यहाँ पे 120 थी, सॉरी एनआरवी आप यहाँ पे आपकी कितनी थी मान लीजिए 92, और यहाँ पर आपकी वापस से हो जाती है 102। तो क्या करेंगे, जब हमने यहाँ किया होगा तो हमने यहाँ पे जो है स्टॉक की वैल्यू क्या ली होगी, स्टॉक वैल्यू क्या ली होगी 92 ली होगी। लेकिन अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं 100 तक ले सकते हैं, यही इस पॉइंट में बताया हुआ है। अब इसके कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं इंडेस 02 की, उसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, थ्योरेटिकल है। ये कहता है कि डिक्लाइन इन्वेंट्री इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, अगर डिक्लाइन होता है तो उसको हम अलग से दिखाएंगे। अपन हमारी वैल्यूएशन पॉलिसी बताएंगे कि फिनिश्ड को हमने लोअर पे लिया है, रॉ मटेरियल को हमने कॉस्ट पे लिया, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरवी पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे, और रॉ मटेरियल को तो हम कॉस्ट पे ही लेते हैं वो हम बताएंगे। आपने कॉस्ट फार्मूला कौन सा लगाया है, आपने फीफो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फीफो यूज़ किया है या वेटेड एवरेज यूज़ किया है, वो हम यहाँ पर बताएंगे। स्टॉक अगर हमने प्लेस किया हुआ है तो हम वो अलग से बताएंगे। ऑल कंपोनेंट ऑफ स्टॉक शुड बी डिस्क्लोज्ड, ये नहीं कि एक टोटल बता दिए एक आइटम ये, हम उसके पूरे कंपोनेंट वाइज अगर हम उसमें बताने है अलग अलग कंपोनेंट्स तो हम वो भी बताएंगे। उसके स्पेसिफिक नोट क्या है, स्टॉक इज परचेज्ड ऑन डेफर्ड क्रेडिट तो रिकॉर्ड परचेज एट द नॉर्मल परचेज प्राइस, एक्सेस अमाउंट पेड ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट। जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि हम जो है फाइनेंस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। जब मैंने कहा था क्रेडिट पर अगर आप लेते हो तो उसको यहाँ पे इंक्लूड आप नहीं करोगे, तो वही चीज़ यहाँ पे एक बार से फिर से बताई हुई है। तो इसके अलावा हम देखते हैं तो आपका इंडेस 02 इन्वेंट्री की आपकी कंप्लीट जो है एक शॉर्ट रिवीजन आपकी हो गई है, 22 मिनट्स के अप्रोक्सेस में हमें लगी है, तो 20 मिनट में आपका कंप्लीट जो है तैयार हो गया है इंडेस 02 इन्वेंट्री। आपको कैसा लगा, आपको इसमें कोई चेंजेस लगते हैं, आपको लगता है कुछ और सुधार हो सकते हैं, और कोई भी आपके सुझाव है, आपका फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट तो करनी ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे आपके अब हर एक इंडेक्स की रोज़ एक एक वीडियोस आपके लिए आएंगी, ऐसे ही 20-30 मिनट में एक इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द इंडेक्स आपको इसमें बताया जाएगा, सिर्फ 4 पेज में, 4th पेज तो हाफ ही है, देखा जाए तो लगभग 3.5-4 पेज में आपको कंप्लीट इंडेक्स 02 रिवाइज यहाँ पर अच्छे से हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और इंडेक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।